नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपीएलटी हिंदी मेंस एग्जाम 2026 के क्वेश्चन पेपर पर आप सभी से बातचीत करेंगे और सिर्फ बातचीत ही नहीं करेंगे, बल्कि खंड अ के अंतर्गत जो 10 प्रश्न पूछे गए थे 8-8 अंकों के, उनको हमने यहाँ पर हल किया है। आमतौर पर आप देखते हैं कि एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र को हल कराना काफी आसान होता है और जल्दी से हम उसको हल कर लेते हैं और उनका उत्तर भी सटीक होता है। लेकिन जब हम मेंस एग्जाम के प्रश्न पत्र को हल कराते हैं तो ये हल कराना चुनौतीपूर्ण भी होता है और मेहनत भी इसमें लगती है। तो चूंकि हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और बहुत उम्मीद है कि आखिरकार वे मेंस के एग्जाम में क्या लिख कर आए, या फिर ऐसे परीक्षार्थी या विद्यार्थी जो आगे लिखित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी जीआईसी, जीडीसी, हिमाचल असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी ट्री, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, जितनी भी लिखित परीक्षाओं पर आधारित भर्तियां आगे प्रस्तावित हैं या फिर पाठ्यक्रम में बदलाव होकर लिखित परीक्षा पर जोर देने की बात की जा रही है, उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पहले ही यूपीएलटी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र का मूल्यांकन और विश्लेषण कर लिया है और बताते हुए अच्छा भी लग रहा है कि आप सभी के लिए जो भी हमने पुस्तक लिखी हुई थी उसी में से ज्यादातर प्रश्न आए थे, थोड़े से मॉडिफाई करके आए थे, लेकिन उनके उत्तर वही थे जो कि आपको लिखने थे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कहा कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करते समय उत्तर में 10% का अंतर होता ही होता है। कोई कितना भी आपको सटीक तरीके से बताए, 10% का अंतर हो जाता है और यही खूबसूरती है सब्जेक्टिव एग्जाम का कि प्रश्न तो सबके लिए बराबर होता है, समान होता है, लेकिन उसको समझने, उसको विश्लेषित करने का ढंग, अंदाज सबका अलग अलग होता है। इसलिए आपको प्रश्न के उत्तर को देखकर घबराना नहीं है कि हमने तो इसमें फला चीज लिखा था, ढेका चीज लिखा था। 10% का अंतर आप मानकर चलिए। तो चलते हम बात करते हैं उन प्रश्नों के उत्तरों के ऊपर जो कि एक आइडियल रूप में आपके सामने होने चाहिए। एकदम से रियल या ओरिजिनल मैं नहीं कहूंगा, आइडियल की फला प्रश्न का उत्तर फला तरीके से होना चाहिए। अगर उसमें 19-20 का अंतर होता है तो उसको लेकर आप माथापच्ची नहीं करेंगे, आप तनाव नहीं लेंगे, आप घबराएंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि खंड अ के अंतर्गत 125 शब्द सीमा निर्धारित की गई है, वो भी अधिकतम है। आप देखेंगे कि जब हम 10 प्रश्न को हल करेंगे तो उनकी शब्द सीमा में बड़ा उतार चढ़ाव है। जहां पर आप देखेंगे कि समीक्षात्मक प्रश्न है या फिर मूल्यांकन पर आधारित प्रश्न है, वहां पर शब्द सीमा थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर हम शब्द सीमा को कम करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारा उत्तर अपूर्णता की ओर जाने लगता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि कुछ के शब्द सीमा को लेकर आपको लगेगा कि इसमें ज्यादा है और कुछ को लगेगा कि इसमें कम है, लेकिन आप देखेंगे अल्टीमेट आप देखेंगे कि निर्धारित समय सीमा में आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारी पूरी कोशिश है और सही तरीके से मार्गदर्शन देने का प्रयास है कि भाई जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, अब वो किसी पेड कोर्स या फीस देकर फंसे हुए नहीं है, बल्कि उन्मुक्त भाव से, जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका से प्रेम करता है, उसी तरीके से आप सभी इस चैनल से प्रेम करते हैं, एक तरफा प्रेम करते हैं और उसके प्रमाण है आप सभी के कमेंट। तो सवाल पूछा गया था कि आदिकाल के नामकरण संबंधी विभिन्न विद्वानों के मतों की समीक्षा कीजिए। तो इसकी शुरुआत आपको करना चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल, खंड, सीमा और नामकरण को लेकर सर्वाधिक विवादित काल आदिकाल रहा है, जिसमें युग प्रवृत्ति, भाषा, रचनाओं की प्रामाणिकता
आदि जटिलताएं शामिल हैं। आदिकाल के नामकरण को लेकर पहला प्रयास ग्रियर्सन ने किया। उन्होंने इसे चारण काल कहा। उनका यह नामकरण समावेशी न होकर एक पक्षीय कहा जा सकता है। इससे आदिकालीन अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियां छूट जाएंगी। प्रिय विद्यार्थियों, आप चाहते तो एक तरफ ग्रियर्सन लिख देते, एक तरफ चारण काल लिख देते और आपका उत्तर कंप्लीट हो जाता। लेकिन प्रश्न जो कह रहा है कि मतों की समीक्षा करना। आपने न सिर्फ बतलाया कि ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा था, अगर उन्होंने चारण काल कहा तो क्या उसमें कमियां रही, उसका भी उल्लेख आपने कर दिया। यही है समीक्षा। ग्रियर्सन के बाद मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा। इसी से मिलता जुलता नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल दिया। इन दोनों नामों में शुरुआत का बोध तो है, लेकिन अस्पष्टता है। रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी दृष्टि के आधार पर इस काल को वीरगाथा काल कहा। नामकरण को लेकर वे लिखते हैं, जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। शुक्ल जी ने काल विशेष की 12 रचनाओं के आधार पर यह नाम दिया था। शुक्ल जी के नामकरण में समावेशी दृष्टि का अभाव है। इस कारण विद्यापति और अमीर खुसरो जैसे महत्वपूर्ण कवि छूट जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल कहा। भाषा और साहित्य के विकास की दृष्टि से इस नामकरण में पूर्णता दिखाई पड़ती है। इसके कारण सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य की धारा भी शामिल हो जाती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आदिकाल वैविध्य साहित्य से भरा हुआ कालखंड था। उसे कोई एक प्रवृत्ति परक नाम देना अतार्किक है। समावेशी प्रवृत्ति की दृष्टि से इसे आदिकाल कहना तर्कसंगत लगता है। इस काल में उभरने वाली वीरता, भक्ति और श्रृंगार परक जैसी प्रवृत्तियां आगे के कालखंडों में विकसित होती रही। तो इस तरीके से आपका उत्तर कंप्लीट हुआ। आपने बता दिया कि आदिकाल के नामकरण को लेकर विभिन्न विद्वानों के क्या मत रहे और उन मतों की आपने समीक्षा की, न कि केवल आपने जानकारी देकर आगे अपने को बढ़ा लिया। इसी तरीके से उत्तर लिखना था। अगर किसी ने केवल वन लाइनर सरस्वती गोविंद पांडे की तरह अगर लिखा होगा तो मे बी उसके आंसर में, उसके अंकों में कुछ कटौती की जा सकती है। केवल फैक्चुअल नहीं, उसकी जानकारी तो आपके एमसीक्यू पैटर्न एग्जाम में ले ली गई है। आप क्वालिफाई करके ही मेंस में गए हुए हैं। अगला प्रश्न था कि हिंदी में राम काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। यानी कि यहां पर भी आपको समीक्षा करना है, विवेचना इसकी करनी है कि हिंदी में राम काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हिंदी में राम काव्य परंपरा की विकास परंपरा को ध्यान में रखते हुए सवाल नहीं पूछा गया है। यहाँ पर सवाल पूछने का उद्देश्य भक्ति काल की जो राम काव्य परंपरा है उसी से जुड़ा हुआ है। तमाम विद्यार्थियों ने इसको आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जोड़ने का प्रयास किया होगा। ठीक है, 10% में हम उसको रख सकते हैं, लेकिन कई बार हमें प्रश्नों को देखना और समझना भी होता है। अगर यहाँ पर सवाल होता कि हिंदी में राम काव्य परंपरा की विकास पर चर्चा कीजिए या फिर उसकी रूपरेखा तैयार कीजिए, तब आप आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जो संशय की रात है कविता, वहां तक आप इसको ले जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो सवाल पूछे जाने का उद्देश्य रहा है वो भक्ति काल तक ही सीमित है। आप बतलाएंगे कि राम काव्य परंपरा सगुण भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंश है। इसके अंतर्गत तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, ईश्वरदास, विष्णुदास, प्राणचंद्र चौहान, केशवदास, हृदय राम जैसे प्रमुख कवि हैं। अब हमने यहाँ पर केशवदास रखा हुआ है, तो जो नए विद्यार्थी हैं वो थोड़े से भौचक रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि आपने तो रीतिकाल का बतला दिया। लेकिन कुछ ऐसे कवि हैं जो पैदा तो बहुत पहले हुए, लेकिन उनकी रचनाओं के आधार पर उनको विशेष कालखंड में रखा जाता है। केशवदास भी उसी टाइप के कवि रहे। ये एक तरीके से आप देखेंगे कि इनका जो समय रहा है वो भक्ति काल के आसपास में रहा है, जीवन काल, लेकिन इनकी रचनाओं की जो विशेषताएं रही वो रीतिकाल से जुड़ती हैं। लेकिन इन्होंने
रामचंद्रिका लिखकर अपने को राम काव्य परंपरा में शामिल किया हुआ है, तो इनको छोड़ा नहीं जा सकता। और ये भी आप जानते हैं कि रामचंद्रिका उन्होंने रामचरितमानस की प्रतिक्रिया में लिखा और 1-2 दिन में ही इसको लिखकर पूरा कर दिया। जहां इन कवियों का योगदान रहा, वहीं राम काव्य परंपरा के विकास में रामानुज और रामानंद जैसे वैष्णव मतावलंबी आचार्यों की अहम भूमिका रही। राम काव्य की अगर प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करें, जैसे यहाँ पर प्रवृत्तियां लिखा हुआ है, तो आप भी अपने आंसर में प्रवृत्तियां ही लिखेंगे, विशेषताएं इत्यादि नहीं लिखेंगे या फिर किसी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसा प्रश्न है उसी से जोड़कर शब्दों को रखना है। राम का सगुण रूप। संत कवि कबीर ने राम के निर्गुण रूप का महत्व बतलाया था, लेकिन राम भक्त कवियों ने राम को विष्णु का अवतार मानकर उनके सगुण रूप को प्रस्तुत किया और कथन हो गया, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। मर्यादा का ध्यान। राम भक्त कवियों ने नैतिकता और मर्यादा पर जोर दिया है। परिणाम स्वरूप राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम से संबोधित किया। कवियों ने राम राज्य की कल्पना भी की। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहुई नहीं व्यापा। लोक मंगल की स्थापना। राम भक्त कवियों की कविताओं में लोक मंगल की भावना अभिव्यक्त की गई है। इसमें लोक मंगल को जीवन का सार बतलाया गया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। समन्वयवादी चेतना। सूफी कवियों की तरह राम काव्य में भी समन्वय पर जोर दिया गया। इस काव्य में तुलसीदास ने समन्वय की विचार चेष्टा की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं, भारत का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास ने निर्गुण सगुण, शैव वैष्णव और अनेक परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों में समन्वय का प्रयास किया है। अगुणई सगुणई नहीं कछु भेदा, गावई श्रुति पुराण बुध वेदा। राम काव्य में भक्ति भावना, राजनीतिक चेतना, आर्थिक समस्याओं का चित्रण भी कवियों ने किया है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, वणिक को वणिज न, चाकर को चाकरी। काव्य रूप और भाषा। राम काव्य की कविताएं मूलतः प्रबंधात्मक हैं, कुछ रचनाएं मुक्तक भी हैं। रामचरितमानस इस धारा का प्रमुख महाकाव्य है और विनय पत्रिका मुक्तक काव्य। इस काव्य की भाषा अवधी और ब्रज दोनों है। इनकी अवधि संस्कृत निष्ठ है। इस शाखा के कवियों ने कवित्व, चौपाई और दोहा मिश्रित कड़वकबद्ध शैली का प्रयोग किया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यदि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है, तो उसकी एक लड़ी राम काव्य है। इस शाखा के कवियों ने भक्ति भावना के साथ ही तत्कालीन समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली। तो ये तो राम काव्य परंपरा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी उसको लेकर हमने आप सभी से चर्चा की। और अक्सर हम मॉडल पेपर को हल कराते समय आप सभी से कहते थे कि 8 नंबर का है तो कम से कम 4 प्रवृत्तियों का आप उल्लेख करें और संतुलित उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये कोटेशन में कुछ मुझे कमी लग रही है, इसको और ठीक कर लिया जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न था, बिहारी सतसई का महत्व स्थापित कीजिए। बिहारी लाल रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। वे अपनी इकलौती रचना बिहारी सतसई के माध्यम से अपनी बहुज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। सतसई में दोहों की संख्या को लेकर विवाद है। सर्वमान्य 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई का महत्व। भाषा एवं कल्पना की समाहार शक्ति। अगर आज हम बिहारी को जानते हैं तो वो बिहारी सतसई की वजह से जानते हैं। तो इसलिए जो विशेषताएं या जो महत्व बिहारी सतसई का है, वही महत्व कवि बिहारी लाल का है। तो भाषा एवं कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करते हैं। उनकी भाषा सामान्य होते हुए भी साहित्यिक है। बिहारी ने अपने एक दोहे में नायक नायिका के सभी मनोभावों को प्रस्तुत किया है। कहत नटत रीझत खीझत
मिलत खिलत लज्जियात, भरे भवन में करत हैं नयनन ही सब बात। चमत्कार एवं बहुज्ञता का प्रदर्शन। बिहारी ने अपने दोहों में अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से चमत्कार उन्होंने स्थापित किया या फिर उसको प्रस्तुत किया। जबकि ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, राजनीति, नीति, इतिहास और लोक चेतना उनकी बहुज्ञता के उदाहरण। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ऊही खाए बौराय, यही पाए ही बौराय। श्रृंगार रस की प्रधानता। बिहारी सतसई मूलतः श्रृंगारी ग्रंथ है। इसमें श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण किया गया है। राधा कृष्ण के मनोभावों का श्रृंगारिक वर्णन अद्भुत है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, कहो करे भवन हसे, तैन कहे नटी जाए। भक्ति एवं नीति परक। बिहारी सतसई में कुछ पद भक्ति और नीति के भी लिखे हैं। बिहारी ने अपने चातुर्य का प्रदर्शन करके कृष्ण की जगह राधा की भक्ति की है, जो अपने पूर्ववर्ती परंपरा से अलग है। मेरी भव बाधा हरव राधा नागरी सोय, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहारी सतसई बिहारी का वैविध्यपूर्ण ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं। तो बिहारी सतसई का मूल्यांकन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया और यहां पर आपने पूरा उत्तर लिख दिया। ठीक है, बिहारी सतसई में किन किन विषय वस्तु को उठाया गया है पूरा आपने बता दिया। अगला प्रश्न था, भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। भारतेंदु युग के सभी साहित्यकार लगभग पत्रकार थे। वे किसी न किसी पत्र का संपादन कर रहे थे। भारतेंदु ने स्वयं 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी प्रमुख हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, संवत 1930 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी से माना है। उन्होंने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है कि हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु ने हिंदी भाषा और गद्य को नया रूप दिया, जिसमें उनके पत्र पत्रिकाओं का काफी योगदान रहा। ऊपर हमने इसकी चर्चा कर दी। इनके जितने भी समकालीन साहित्यकार थे, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण और प्रेमगढ़ ने आनंद कादम्बिनी, नागरी नीरद जैसी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके माध्यम से गद्य को परिष्कृत किया। भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से भाषा और लिपि, तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों का चित्रण करके उस समय की जो जनता थी उसको जागरूक किया, उसको एक बार फिर से नवजागरण से जोड़ने का प्रयास किया। तो आपने देखा कि शुरुआती प्रश्नों के उत्तर थोड़े से हल्के से आपको बड़े लग सकते हैं, लेकिन जब उसको हमें समीक्षा उसकी करना है या फिर विवेचना करना है तो थोड़े से कम ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन आगे के प्रश्नों को आप देखेंगे कि उनके उत्तर में धीरे धीरे कमी आ रही है शब्दों को लेकर, इसलिए हर प्रश्न के शब्द सीमा को आप बराबर करके नहीं चल सकते। अगला प्रश्न था, नई कविता का आशय स्पष्ट करते हुए इसके किसी प्रमुख कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो पहले हमें नई कविता के बारे में बतलाना है, फिर उससे जुड़े हुए किसी एक कवि का हमें साहित्यिक परिचय देना है। अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के प्रकाशन के बाद प्रयोगवादी कविताओं को नई कविता कहा जाने लगा। जगदीश गुप्त की पत्रिका नई कविता के प्रकाशन से कविता क्षेत्र में एक
आंदोलन की शुरुआत हुई। नई कविता में नई शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नई कविता की एक धारा आधुनिकतावाद, अस्तित्ववाद और व्यक्तिवाद से प्रभावित थी, जिसका नेतृत्व अज्ञेय कर रहे थे। वहीं दूसरी धारा मार्क्सवाद से प्रभावित थी, जिसके अग्रणी कवि मुक्तिबोध थे। इनके अलावा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्रीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती और विजय देवनारायण शाही आदि का नाम लिया जा सकता है। नई कविता की पृष्ठभूमि में दूसरा सप्तक और उत्कर्ष के रूप में तीसरा सप्तक के कवियों को रखा जा सकता है। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों में भोगे हुए यथार्थ पर जोर, लघु मानव की अवधारणा, आधुनिक भावबोध, भाषा, बिंब और प्रतीकों की नवीनता पर जोर है। तो हमने नई कविता के आशय को समझा दिया। यहाँ पर अब अज्ञेय को हमने इसमें रखा हुआ है। आप किसी अन्य कवि को भी रख सकते हैं, मुक्तिबोध को रख सकते हैं, रघुवीर सहाय को रख सकते हैं, ठीक है, जिसको आप पसंद करते हो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को रख सकते हो। इसमें छूट है, हमने अज्ञेय को रखा क्योंकि भले अज्ञेय को आप प्रयोगवाद से जोड़कर देखते हो, लेकिन इनकी काव्य यात्रा आगे भी रही, तो उसमें नई कविता की बहुत सारी प्रवृत्तियां दिखलाई पड़ती हैं। अज्ञेय को छोटी कविताओं का मास्टर माना जाता है। इनकी छोटी छोटी कविताएं सौंदर्य और प्रभाव दृष्टि से विशिष्ट और सक्षम है। द्वितीया, हरी घास पर क्षण भर, सांप, नाच और असाध्य वीड़ा उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। उनकी संपूर्ण कविताओं का संग्रह सदा नीरा नाम से प्रकाशित है। 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी और 1978 में कितनी नाव में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भग्न दूध और चिंता छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा आरंभ करने वाले अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के विशिष्ट और प्रतिनिधि कवि हैं। इस धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। तार सप्तक की कविताओं के साथ अज्ञेय की नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है, जो आगे चलकर इत्यलम में संकलित की गई है। उनकी एक कविता है, यो मैं कवि हूं, आधुनिक हूं, नया हूं, काव्य तत्व की खोज में कहां नहीं गया हूं, चाहता हूं आप मुझे एक एक शब्द सराहते हुए पढ़ें, पर प्रतिमा अरे वह तो जैसी आपको रुचे आप स्वयं गढ़ें। तो अज्ञेय की एक कविता का हमने यहाँ पर उदाहरण दिया। तो देखिए, यहाँ पर हमें नई कविता का आशय स्पष्ट करते हुए किसी प्रमुख कवि यानी कि किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देना था। समीक्षा देखिए यहाँ पर नहीं कर रही थी, केवल परिचय टाइप का ही देना था और हमने दे दिया। तमाम विद्यार्थियों ने पूरे काव्य संग्रहों का नाम लिखा होगा, वो भी उनका उत्तर सही है, ठीक है। अगला प्रश्न था कि रेखा चित्र के विकास में महादेवी वर्मा का योगदान बताइए। तो आप लिखेंगे, रेखा चित्र में किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का अंकन किया जाता है। यह अंकन पूर्णतः तटस्थ भाव से किया जाता है। कुछ थोड़े से शब्दों का प्रयोग करके साहित्यकार किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी मूलभूत विशेषताओं के साथ सजीव कर देता है। हिंदी के रेखा चित्रकारों में महादेवी वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी के नाम विशेष उल्लेखनीय है। महादेवी जी की 4 गद्य कृतियां अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार उनकी संवेदनशील चित्र रचना है, यानी कि रेखा चित्र है। इनके अंकन में महादेवी जी की स्मृति में उभरने वाली रेखाएं शब्दबद्ध हो गई। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं में समाज के उपेक्षित व कमजोर प्राणी रेखांकित हुए हैं, जो जीवन के प्रवाह में दुख के थपेड़ों को झेलते हुए लेखिका की सहानुभूति और संवेदना को ग्रहण करते हैं। पथ के साथी में महादेवी जी के अग्रज और सहयोगी हैं, जो उन्हें प्रिय हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से महादेवी को प्रभावित और प्रेरित किया है। मेरा परिवार में जिनको महत्व दिया गया है वे पशु पक्षी हैं। नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख, गौरा, नीलू, निक्को, रोजी और रानी जैसे पशु पक्षियों का जिक्र करके महादेवी वर्मा ने इन प्राणियों की जीवन कथा को अपनी जीवन की करुण कथा से जोड़ा हुआ है।
लिखने के लिए तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको समझना है कि महादेवी वर्मा कवयित्री भी रही, तो उनके गद्य में भी उनका जो काव्यमय हृदय है वो दिखलाई पड़ जाता है। क्या कारण है कि उन्होंने उपेक्षित और कमजोर प्राणियों को रेखांकित किया, क्योंकि उनके दुख भरी कथा में अपनी जीवन की कथा को वो जोड़ लेते हैं। इसलिए तो उन्होंने कहा मैं नीर भरी दुख की बदली। तो जिस तरीके का कोई व्यक्तित्व होता है उसी तरीके की चीजों को अपने से जोड़ लेता है। तो ये विशेषता रही रेखा चित्र में भी कि उन्होंने उन्हीं विषयों को उठाया जिनको कि कविताओं में एक तरीके से उठाया था। कविताओं में उन्होंने अपने को जोड़ा था, लेकिन यहाँ पर समाज को भी केंद्र में लाने का प्रयास किया। कुल मिलाकर महादेवी जी ने अपने रेखा चित्रों द्वारा सामान्य जनों को चित्रित करके विशिष्ट बना दिया और साबित किया कि मनुष्य की मनुष्यता ही उसकी पहचान है। वह जड़ चेतन पशु पक्षी कीट पतंग सभी को अपना ममत्व और सन्निह दे सकता है। तो आपने यहाँ पर रेखा चित्र के विकास पर बात करते हुए महादेवी वर्मा के योगदान पर यहाँ पर ज्यादा फोकस रहना था और उसी तरीके से हमने उत्तर बताया। अगला प्रश्न था कि रस के अवयवों को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ये एक तरीके से व्याकरण या काव्यशास्त्र का अंश हम कह सकते हैं। तो इसमें अपेक्षाकृत कम लिखना है, लेकिन ठोस लिखना है। भरत मुनि के अनुसार विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के 4 अवयव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, भाव का जहां स्थायित्व हो उसे स्थायी भाव माना गया है। मनुष्य के चित्त में ये भाव रहते हैं, अनुकूल वातावरण आने पर प्रकट हो जाते हैं। रति, उत्साह, क्रोध, शोक आदि स्थायी भाव। विभाव, स्थायी भाव के कारण को विभाव कहा गया है। इसके 2 प्रकार हैं, आलंबन, उद्दीपन। आलंबन विभाव, जिन व्यक्तियों के आलंबन से स्थायी भाव उत्पन्न होता है वे आलंबन विभाव कहलाते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, आश्रय और विषय। यहाँ पर अगर ऐसे विद्यार्थी जो राम, सीता, वन, बल्कि जो बगीचा है, ठीक है, इन सब का जो भी चित्रण उदाहरण देकर किया होगा वो भी उनके उत्तर में उसको मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, अलग अलग उदाहरण, कोई शकुंतला दुष्यंत का दिया होगा, कोई राम सीता का दिया होगा, कोई अपने प्रेम को जोड़ दिया होगा, सबका अपना अलग अलग है। तो हमने 10% का जो अंतर शुरू में बतलाया उसको यहाँ पर बरकरार रखा हुआ है। उद्दीपन भाव, आश्रय के मन में जागृत स्थायी भाव को जो बढ़ाते हैं वे उद्दीपन कहलाते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, विषय की बाहरी चेष्टाएं और बाह्य वातावरण। अनुभाव, स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर उसके बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं, कायिक, वाचिक, आहारिक और सात्विक। सात्विक भाव का संबंध मन से है, इसकी संख्या 8 है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैमर्य, अश्रु और प्रलय। संचारी भाव, स्थायी भाव के साथ संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव कहा गया है। इनकी संख्या 33 बताई गई है, जैसे शंका, निद्रा, मद, आलस्य और वितर्क। इस तरीके से आपने रस के अवयवों को उदाहरण सहित स्पष्ट कर दिया और पारिभाषिक तौर पर समझाने का भी प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के विकास की रूपरेखा का वर्णन कीजिए। भारत की प्राचीन लिपियों में खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध है। विकास की दृष्टि से ब्राह्मी लिपि को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है, प्रागैतिहासिक काल, बौद्ध काल और गुप्त काल। गुप्त काल के आरंभ में ही ब्राह्मी के 2 भेद हो गए, दक्षिणी ब्राह्मी और उत्तरी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी का नाम गुप्त लिपि है। गुप्त लिपि से 6ठी शती में सिद्ध मातृका लिपि निकली जो कश्मीर से वाराणसी तक के विशाल क्षेत्र में चलती थी। बाद में इसी को कुटिल या कुटिलाक्षरा कहा गया, क्योंकि वो वक्र टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी, इसलिए उसको कुटिलाक्षरा भी कहा जाता है। फिर इससे उत्तर भारत की बहुत सी लिपियों का विकास हुआ, जिनमें देवनागरी एक है। तो आप देख रहे हैं कि देवनागरी लिपि के विकास की जो रूपरेखा है उसको यहाँ पर आप इस तरीके से एरो देकर बना सकते हैं। जैसे हम हिंदी भाषा के विकास की बात करते हैं
तो शुरुआत करते हैं संस्कृत से, ठीक है, फिर इसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। उसी तरीके से ये भी है। कहने को तो कहा जाता है कि ब्राह्मी लिपि से इसका है, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विकास का जो क्रम है इसी तरीके से आपको बतलाना था। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। राष्ट्रकूट नरेशों और विजयनगर के राजाओं के राज्यकाल में इसका भरपूर प्रयास हुआ। संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो देखिए यहाँ पर केवल विकास की रूपरेखा आपको बताना था, न इसकी विशेषताएं बतलानी थी, न सुधार के प्रयत्न बतलाने थे, और न ही नामकरण को लेकर जो विवाद थे उसको बतलाना था। विकास के बारे में बताना था, जिसका कि सटीक उत्तर ऐसा ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उपसर्ग और प्रत्यय में निहित अंतर बताते हुए प्रत्यय के भेदों की 100 उदाहरण चर्चा कीजिए। तो यहां पर हमने पहले बताया उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है, जैसे प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार। इनमें क्रमशः प्र, अभि, वि और उप उपसर्ग है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे उठान, बनावट, टिकाऊ। इसमें आन, आवट, उ प्रत्यय लगे। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के हैं। मूलतः प्रत्यय के 2 प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसमें एक उदाहरण आप जोड़ सकते हैं, जैसे है मानवता, तो मानव प्लस ता। तो इस तरीके से आपका उत्तर आप देख रहे हैं कि कम शब्दों में हो गया। जिस तरीके से हमने समीक्षात्मक उत्तर को थोड़ा सा विस्तार दिया था, हल्का सा, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश हमने की थी, लेकिन अपूर्णता के कारण उसमें थोड़ा सा हुआ होगा, लेकिन कुल मिलाकर एक समय सीमा में आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि किसी में ज्यादा, किसी में कम लिखना है। बस आपके अंदर एक इस चीज को, इस प्रवृत्ति को विकसित करना है कि पता चल जाए कि किसमें किस तरीके से आंसर लिखना है। 11वां नंबर का सवाल था, संत काव्य के विकास में कबीर दास की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप बताते हुए सबसे पहले संत काव्य के बारे में बतलाएंगे कि आखिरकार किस धारा के कवियों को संत कवि और संत काव्य कहा जाता है, उसमें कबीर दास की क्या भूमिका रही। इस प्रश्न का उत्तर देते समय हमने एक से अधिक संत कवियों को समावेशित करने का प्रयास किया है, लेकिन जहां भी उदाहरण देने की बात आई है तो कबीर की पंक्तियों को हमने लिया है कि उन विशेषताओं में, उन प्रवृत्तियों में कबीर की कौन सी पंक्ति है जो कि उनकी भूमिका को स्पष्ट करती है। तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक कोटेशन से अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा, अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। इस कोटेशन के माध्यम से आप संत काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, इन्होंने अपने काव्य के विषय वस्तु का क्या निर्धारण किया, आचरण की शुद्धता पर जोर दिया, बाह्य आडंबरों का खंडन किया, आत्मगौरव, आत्म स्वाभिमान का भाव उत्पन्न किया। तो कम से कम आप देख रहे हैं कि 3-4 प्रवृत्तियां आप यूं ही कोटेशन से ही निकाल ले रहे हैं, और आपके दिमाग में एक चीज बन रही होगी कि संत कवियों की कविताओं का विषय क्या रहा। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर दिया, बाह्य आडंबरों का तिरस्कार किया, खंडन किया, आत्मगौरव का भाव जगाया। संत कवियों में कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास और अक्षर अनन्य आदि का नाम महत्वपूर्ण है। निर्गुण पंथ के
ज्ञानाश्रयी शाखा के इन कवियों को धर्म सुधारक की उपाधि दी जाती है। संत काव्य के विकास में कबीर दास की भूमिका। तो संत कवियों की जो पहली विशेषता थी, अनुभवजन्य ज्ञान का दर्शन, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान को ही वो असली ज्ञान मानते थे, न कि किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आने पर वो विश्वास करते थे। जो चीजें वो देखा करते थे उसी पर विश्वास करते थे, आंखों देखी जिसको कहा जा सकता है। संत कवि सामान्य निरक्षर थे, वे अपने जीवन अनुभव और सत्संग से सीखते थे। परंपरा से चली आ रही सिद्धोनाथों की हठयोग साधना, सूफियों के रहस्यवाद और अद्वैतवाद का प्रभाव उन पर दिखाई पड़ता है। और कबीरदास की पंक्ति है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो अनुभवजन्य ज्ञान और दर्शन की बात यहाँ पर की गई है, जो न सिर्फ संत कवियों में बल्कि कबीरदास में भी पूर्ण रूप से दिखलाई पड़ती है। निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था, इसीलिए इनको निर्गुण कवि के अंतर्गत भी रखा गया। संत कवियों का ब्रह्म निर्गुण, निराकार और अमूर्त है, वह गुणहीन नहीं, गुणातीत है। उन्होंने ब्रह्म को राम या हरि से संबोधित किया है, साथ ही माया का खंडन भी किया है। दशरथ सुत त्योलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यहाँ जो राम शब्द का प्रयोग किया गया है, और वो दशरथ के पुत्र के रूप में नहीं बल्कि निर्गुण ब्रह्म के रूप में है, जिनको कि हम केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं। अब वो उनको किसी गुण में, किसी रूप में, किसी आकार में बाधा नहीं जा सकता। वो इन सभी से ऊपर है, जिनके आदर्शों को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। सतगुरु की महिमा का बखान, जितने भी संत कवि थे और कबीरदास, सभी ने जीवन में सतगुरु के महत्व को महत्वपूर्ण बतलाया। संत कवियों के जीवन में सतगुरु का महत्व है। ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, माया इत्यादि के बारे में जो कुछ जाना वह सतगुरु से ही संभव था। इसीलिए कबीरदास को लिखना पड़ा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। यहां पर गुरु की ही नहीं बात की गई बल्कि सतगुरु की बात की गई है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। संत कवियों का मानना है कि वो तो एकदम से निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जीवन के अनुभव, सत्संग और गुरु के मार्गदर्शन से उन तत्वों के बारे में जाना जिसको कि किसी गुरु के पास बैठकर जाना जा सकता था कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है। इन सभी को संत कवियों ने सच्चे गुरु के माध्यम से जाना है, तो उनकी महिमा का बार बार वो बखान करते हैं। आजकल के गुरुओं की क्या स्थिति है कि परीक्षा में कौन सा प्रश्न आ जाएगा, मॉडल पेपर बना दिया जाए, ये पेपर फंस जाएगा। आज इनको सतगुरु माना जाता है, लेकिन पहले जमाने में कुछ अलग चीजें थी। शास्त्रों का विरोध, प्रेम का समर्थन। संत कवियों को आभास होने लगा कि जो शास्त्रों में बातें कही गई हैं, वेदों में बातें कही गई हैं, सैद्धांतिक रूप से बातें कही गई हैं, वो व्यावहारिक रूप में कितनी सही हैं। और उसमें भी उन्होंने प्रेम के तत्व को मुख्य हथियार बनाया। प्रेम को ज्यादा उन्होंने उसका समर्थन किया। उनको लगा कि तमाम बातें एक तरफ हैं और प्रेम एक तरफ है। संत कवियों ने वेदों और शास्त्रीय ज्ञान का खंडन किया। इसके बरक्स उन्होंने लोक ज्ञान और प्रेम को महत्व दिया और कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। प्रिय विद्यार्थियों, हमने केवल एक एक लाइन का ही कोटेशन यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि समय प्रबंधन का भी ध्यान रखना है। और जब आप लयात्मक रूप में अपने उत्तर को लिखते हैं, क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, तो कॉपी चेक करने वाला अपने आप दूसरी पंक्ति को पूरा कर देता है कि इस विद्यार्थी की समझ अच्छी है, भले नहीं दूसरी पंक्ति लिखा हुआ है, लेकिन जानता है, अच्छा खासा जानता है। बाह्य आडंबरों का खंडन। संत कवियों ने बाह्य आडंबरों का खंडन किया। तत्कालीन हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया, खंडन किया। यह खंडन तर्क और पैनापन लिए हुए। जैसे कई बार हम किसी भी चीज का विरोध करते हैं या खंडन करते हैं
तो उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता है, बस विरोध के लिए विरोध कर देते हैं। लेकिन संत कवियों ने विरोध के लिए विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने विरोध तर्क के माध्यम से किया, और तर्क में भी पैनापन था, आक्रामक तरीके से। अगर कोई सही सही तरीके से सीख ले रहा है तो ठीक बात है, नहीं तो फटकारते हुए भी अपनी बात को कहा करते थे। इसमें कबीरदास को सबसे पहले रखा जा सकता है। इसी की वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुरुआती दौर में उनका मूल्यांकन उस तरीके से नहीं किया जैसे कि तुलसीदास, जयसी या अन्य कवियों का किया, सूरदास का किया। तो बाह्य आडंबरों में क्या क्या है? नमाज, मूर्ति पूजा, तीर्थ स्नान, तिलक और जीव हिंसा आदि की आलोचना की गई। जीव हिंसा ईश्वर को खुश करने के लिए, जिसको कि हमारे पूर्वांचल के भाषा में कि हमने मनौती की हुई है कि हमारा बच्चा नौकरी पाएगा तो 4 केजी मुर्गा या फिर जो जीव हिंसा है, खासतौर से बकरी या फिर उससे जुड़े हुए जो भी, उसका हम उसको चढ़ावा देंगे। कई कई बार लोग मनौतियां कर देते हैं। बच्चा प्रयागराज में पढ़ रहा है, नई दिल्ली में पढ़ रहा है, उसको नहीं पता है कि माता पिता ने क्या क्या मनौतियां की हुई हैं। तो ये है बाह्य आडंबर। इसका संत कवियों ने एक तरीके से खंडन किया। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म है। मानवता के बरक्स कोई धर्म नहीं। अगर धर्म है भी तो वो सभी सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले हैं। इसको लेकर उन्होंने खंडन भी किया और कहा, अरे इन दोनों राह न पाई। उन्होंने आलोचना की कि ये दोनों है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और आपने पढ़ा हुआ कि काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लिए चुनाए, ठीक है। और एक है कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो हमने ऐसी पंक्ति को यहां पर उठाया कि दोनों इसमें समावेशित हो जाए और आपकी बात भी पूरी हो जाए। सामाजिक विषमताओं का खंडन किया, क्योंकि जिस दौर में संत कवि थे वो दौर अलग था। जब हम आप सभी से बात कर रहे हैं तो ये दौर अलग है, लोकतंत्र का ये दौर है। लेकिन उस जमाने में एक तरीके से परिवारवाद की राजनीति चलती थी। जिस दौर में कबीर इत्यादि थे उस समय शासन, आप जरूर ध्यान में रखिए, अलग शासन था। सामाजिक विषमताओं का खंडन किया। अधिकतर संत कवियों ने सामाजिक विषमताओं के दंश को झेला। जन्म के स्थान पर कर्म की प्रधानता पर जोर दिया। संत कवियों ने आत्मविश्वास की प्रबलता पर जोर दिया। हालांकि स्त्रियों के प्रति उनकी दृष्टि प्रगतिशील नहीं कही जा सकती। उनका जो दृष्टिकोण था वो प्रगतिशील नहीं था स्त्रियों के प्रति। लेकिन जो भेदभाव था उसको लेकर उन्होंने प्रश्न किया, सवाल उठाया कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऊंचे कुल में जन्म लिया, धनाढ़ परिवार में जन्म लिया, धन संपत्ति आज की भाषा शैली में कहें तो उस परिवार में जन्म लिया है तो उसका कर्म भी उसी तरीके का होगा। जन्म के स्थान पर कर्म का निर्धारण नहीं होना चाहिए। संत कवियों ने के अंदर जो भी आत्मविश्वास था, आत्म स्वाभिमान था, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात तीखे तरीके से कही। खासतौर से रैदास के बारे में कहा जाता है कि उनको अपने जाति को लेकर बहुत अभिमान था, स्वाभिमान था कि हाँ मैं इस जाति का हूं और मैं इस काम को करता हूं, क्योंकि हमारा जन्म इस वर्ग में हुआ तो मैं अपने काम को काम मानता हूं, नहीं कि हीन भावना से उसको देखता हूं। तो कहा भी गया कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। कोई जरूरी नहीं है कि आप उच्च कुल में पैदा हुए हों तो आपका जो कर्म है वो भी ऊंचा हो। नाम स्मरण का महत्व, चूंकि वो भक्ति काल का दौर था तो संत कवियों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा। उन्होंने नाम स्मरण पर जोर दिया और लिखा कि जिम बढ़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकार। इसमें आंखों को मतलब इंतजार को लेकर इसमें बात की गई है। नाम स्मरण पर संत कवियों का काफी जोर रहा है। रहस्यवाद, संत कवियों को विरासत में सिद्धनाथ कवियों से रहस्यवाद मिला था। आचार्य शुक्ल ने इनके रहस्यवाद को साधनात्मक रहस्यवाद माना है
अवधू गगन मंडल घर कीजिए। इसमें आपने देखा कि जो संत कवि थे अपने को पत्नी मानते थे और जो परमात्मा है उसको पति। आयो राजा राम भरतार, ऐसे करके भी एक पंक्ति आती है। तो यहाँ पर पत्नी पति का संबंध है। संत कवियों के दृष्टिकोण को लेकर बहस है कि वे कवि हैं, भक्त हैं, समाज सुधारक हैं, क्या हैं, इसको लेकर डिबेट है। इन्होंने बड़ी सहजता से अपने जीवनानुभव को व्यक्त किया है। इनकी भाषा भिन्न भिन्न स्थानों के शब्दों से निर्मित है, यानी कि ये एक जगह स्थिर रहने वाले नहीं थे, अलग अलग जगहों पर जाते थे, वहां के अनुभव को ग्रहण करते थे और फिर अपनी कविताओं में उसको शामिल करते थे या उसका प्रयोग करते थे। इसी कारण आलोचकों ने इसे सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। भाषा को लेकर संत कवियों का मानना है कि संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर। भाखा क्या है? पानी की तरह बहने वाली है, यानी कि उसमें परिवर्तन होता रहता है, वो प्रवाहित होती है, एक जगह स्थिर नहीं होती। संत कवियों ने उलटबांसी का प्रयोग किया है, अंतर साधना की अनुभूतियों को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया। नया बीच नदिया डूबत जाए, तो ये है उलटबांसी की बात। लगे देखने में लगे कि उल्टी कही जा रही है, लेकिन वो किसी न किसी प्रतीक के रूप में मौजूद होती है। संत कवियों का काव्य मुक्तकों के रूप में उपलब्ध है। इन्होंने दोहा, शब्द, रामायणी और फाग का प्रयोग किया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है, ऊपर के विवरण के आधार पर, उदाहरणों के आधार पर, कि संत काव्य के विकास में कबीरदास की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उन्होंने अपने जीवनानुभव, साधना, सामाजिक चेतना, प्रगतिशीलता के माध्यम से सहिष्णु और समतामूलक समाज के निर्माण की बात की है। उनका दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है। तो हमने पूरा संत काव्य के बारे में बात की और उसमें कबीर को हमने फोकस किया। आपको लग रहा होगा कि आपने कबीर के मुकाबले ज्यादातर संत कवियों का जिक्र किया है, लेकिन जब आप कोटेशन पर ध्यान देंगे, यहां पर कबीर एक तरीके से 3D की तरह आपके उत्तर में मौजूद है, बड़े रूप में मौजूद है, बस उनको देखने की जरूरत है। आप समझ गए होंगे, उत्तर भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पीडीएफ को लेकर परेशान होंगे कि मिल जाता तो हम अच्छे से तैयारी कर लेते, लेकिन जो हमारी आवाज है कई बार एग्जाम हॉल में ये आपके काम में आती है। तो इसलिए समय निकालकर, समय लेकर आराम से सुनिए, समझिए, इसके बाद लिखिए। आपका उत्तर 100% तैयार हो जाएगा। आपको एग्जाम हॉल में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर पीडीएफ के पीछे पढ़ेंगे तो फिर आप इसको याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कई चीजें सुननी पड़ती हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है। आपको जैसे ग्रेजुएशन किए होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे, तो वहां पर लेक्चर दिए जाते हैं। अगर कोई प्रोफेसर आपको नोट्स दे रहा है या लिखवा रहा है तो समझ जाइए कि वो खाना पूर्ति हो रही है, आपकी समझ की का विकास नहीं हो पा रहा है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमेशा विद्यार्थियों के सामने एक समस्या होती है कि उनके पास समय की कमी है। समय की कमी को आपको प्रबंधित करना पड़ेगा, आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। समय किसी के पास नहीं। अगला जो प्रश्न था, रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। तो यहां पर विशेष तौर पर अरीति काव्य की बात की गई है और उसकी प्रवृत्तियों का हमें विवेचन करना है। तो आप बतलाएंगे कि रीति काव्य रीतिकाल की प्रमुख काव्य धारा है। जो रीतिबद्ध काव्य है, रीतिकाल की प्रमुख काव्य धारा है। इस धारा के कवि काव्य निरूपण करने वाले थे। इस काव्य से संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा का पुनरुत्थान हुआ। लक्षण आधारित ग्रंथ लिखे जाने लगे। रीतिबद्ध कवियों में चिंतामणि, केशवदास, देव, जसवंत सिंह, मतीराम, भिखारीदास, भूषण और पद्माकर प्रमुख हैं। तो आपने शुरू के पैराग्राफ में इस बात को बतला दिया कि जो रीतिबद्ध काव्य धारा है उससे जुड़े हुए जितने कवि हैं
उन्होंने काव्य निरूपण किया है, उन्होंने अलंकार की बात की है, उन्होंने छंद की बात की है, उन्होंने रस की बात की है। कई आचार्य हैं जिन्होंने सर्वांग निरूपण की बात की हुई है। अलंकार, छंद, रस, भाषा को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। तो काव्य निरूपण करने वाले थे और इसीलिए इनको रीतिबद्ध कहा गया। एक तो लक्षण ग्रंथ लिखने के कारण और दूसरा जो इन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र की तरफ एक बार मोड़ने का प्रयास किया। जैसे वर्तमान दौर में आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा की खूब बातें की जाती हैं, यानी कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा रही है उसके तरफ एक बार दोबारा लोगों को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे ही रीतिकालीन कवियों में जो रीतिबद्ध धारा के कवि थे, उन्होंने एक बार फिर से जो आचार्य भरत, भामह, वामन, आनंदवर्धन जितने लोग थे उनकी तरफ एक बार मोड़ने का प्रयास किया और उन्होंने लक्षण आधारित ग्रंथ लिखने का प्रयास किया। इसमें जो जो कवि शामिल रहे उनका हमने जिक्र कर दिया। पहली विशेषता इस काव्य धारा की यही रही कि रीति ग्रंथों की प्रधानता रही। ऐसे ग्रंथों का प्रारंभ चिंतामणि से माना जा सकता है। उनके सहोदर भाई मतीराम ने ललित ललाम नामक अलंकार ग्रंथ, छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ और रसराज नामक रस आधारित ग्रंथ लिखा। यानी मतीराम को हमने इसमें क्यों शामिल किया? जिस सर्वांग निरूपण की हम चर्चा कर रहे थे उसमें मतीराम खरे उतरते हैं। उन्होंने अलंकार पर भी बात की, उन्होंने छंद पर भी बात की, उन्होंने रस पर भी विचार किया। तो इसी कारण हमने जोड़ा हुआ ताकि एक व्यक्ति के माध्यम से उस पूरे काव्य धारा को आप बढ़िया से स्पष्ट कर सकते हैं। शब्द शक्ति का विवेचन किया गया। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ देव ने की है या फिर लिखा है। उन्होंने शब्द शक्तियों पर विचार किया। अभिधा, लक्षणा आदि का निरूपण हिंदी के रीति ग्रंथों में अपेक्षाकृत कम हुआ। देव ने इस पर विचार किया है। यानी इसके पहले आप भक्ति काल पढ़ेंगे, आदिकाल पढ़ेंगे तो अपेक्षाकृत शब्द शक्तियों को लेकर उतनी चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन संस्कृत काव्य शास्त्र में की गई और बाद में देव ने इस पर चर्चा की है। और जिन कोटेशंस को हम यहाँ पर ले रहे हैं वो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से देखकर इस वीडियो लेक्चर को स्किप कर दिए होंगे। उनको लगा हुआ कि कौन फालतू में अपना कीमती समय बर्बाद करेगा, हम दूसरा कुछ देख लेते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी विश्वास करते हैं, जो जानते हैं कि इसमें कोई न कोई ऐसी चीज होगी जो हमारे आगे की एग्जाम में हमें आगे बढ़ा सकती है, लीड दे सकती है। देव का एक कोटेशन कई बार परीक्षा में पूछा गया। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत नवीन। आमतौर पर व्यंजना को उत्तम काव्य माना जाता है, लेकिन यहां पर देव ने अभिधा को उत्तम काव्य माना है। सवाल पूछा जा सकता है कि देव ने किस शब्द शक्ति को महत्व दिया है, तो वह है अभिधा। तो शब्द शक्तियों का विवेचन किया गया। जैसे यहां पर बताया गया कि देव रीतिकालीन कवियों में सर्वाधिक ग्रंथ लिखने वाले माने जाते हैं, तो आपके दिमाग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल या अन्य जो भी आलोचक हैं उनके अनुसार आ गया होगा कि कितने ग्रंथों की बात की गई है और शुक्ल जी ने कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है। ठीक है, ये सारे तथ्य आने चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अलंकारिकता का चित्रण, अलंकारिकता का प्रयोग रीतिबद्ध कवियों ने किया। रीतिबद्ध काव्य में अलंकार की प्रधानता है, इसी कारण रीतिकाल को अलंकृत काल भी कहा जाता है। ऐसे कवियों के लिए अलंकार साधन नहीं साध्य बन चुका था। एकदम से उल्टी बात है। यहाँ पर जब आप संस्कृत काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो वहां पर अलंकार को साधन के रूप में माना गया है। आमतौर पर किसी भी चीज को जब तक आप साधन के रूप में मानते हैं, यानी कि उस टूल्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार चीजें आपके लिए साध्य हो जाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार हम अपने से जोड़कर ही आप सभी के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके लिए अनुराग हिंदी एकेडमी साधन के तौर पर होगा कि हाँ, हम कहीं से कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के वीडियो लेक्चर को भी देखें। ये जो दृष्टिकोण है
इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को साधन के रूप में। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो सैकड़ों पढ़ी वीडियोज को पाठ्यक्रम के अनुसार देख रहे होंगे, प्रतिदिन टाइम टेबल के हिसाब से देख रहे होंगे, वो एक तरीके से ये चैनल उनके लिए साध्य बन चुका होगा। तो जहां संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकार साधन के रूप में था, रीतिकाल में आकर वो साधन की जगह साध्य बन चुका था और कवियों ने अलंकार को लेकर खूब प्रयोग भी किया है। और केशवदास ने तो कह दिया कि भूषण बिनु न बिराजे कविता बनिता में। उन्होंने कहा कि अलंकार के बिना न कविता का कोई महत्व है, न बनिता मतलब पत्नी का कोई महत्व है, न मित्र का। तो भूषण बहुत जरूरी है, यानी कि सौंदर्य की बात यहां पर की गई। सौंदर्य यानी अलंकार की बात यहां पर की गई। कुल मिलाकर आपको ध्यान में रखना है कि केशवदास ने अलंकार के महत्व को बतलाया है कि उसके बिना सब कुछ अधूरा है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिबद्ध कवि किसी न किसी आश्रयदाता के दरबार में रहते थे, आश्रय में रहते थे, तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी प्रशंसा करेंगे, बड़ाई करेंगे और उसके बदले में उन्हें पुरस्कार या सम्मान दिया जाएगा। तो अधिकांश रीतिबद्ध कवि राज दरबारों में आश्रय प्राप्त थे। केशवदास, देव, भूषण, सूदन, मतिराम और पद्माकर आदि किसी न किसी के राज दरबारों में रहा करते थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी। भूषण की एक पंक्ति है कि सिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। भूषण रीतिकाल के ऐसे इकलौते कवि हैं जो वीर रस प्रधान कविताएं लिखते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की। कारण यह था कि जितना उनको पसंद शिवाजी करते थे, उतना ही पसंद छत्रसाल भी करते थे। और कहा जाता है कि छत्रसाल ने उनकी उस जमाने में जो बहंगी चलती थी शायद, उसको भी कंधा दिया हुआ था। यानी कि ये सम्मान था। उस दौर में कवियों को सम्मान भी दिया जाता था और बदले में वो कविताएं लिखते थे। ज्यादातर अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे। और ये अचानक नहीं है, आप जब आदिकाल पढ़ेंगे वहां पर भी आश्रयदाताओं की प्रशंसा की जाती है, जितने भी हैं, खासतौर से पृथ्वीराज रासो की अगर हम बात करें। श्रृंगार की प्रधानता। रीतिबद्ध काव्य में श्रृंगार की प्रधानता है, इसी कारण रीतिकाल का एक अन्य नाम श्रृंगार काल भी है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। और ये कोटेशन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप देखेंगे कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा है। तो क्या उन्होंने अपने मन से कह दिया, बल्कि उन्होंने इसके पीछे आचार्य रामचंद्र शुक्ल से दृष्टि ली और फिर उन्होंने कहा कि जब शुक्ल जी ने कहा ही है कि रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कह सकता है, तो कहने में क्या आपत्ति है। और आजकल आप देखेंगे परीक्षाओं में खूब सवाल पूछे जाते हैं। कई बार तो ये कोटेशन पूछ लिया जाता है कि किसका है। कई बार जो विद्यार्थी वन लाइनर किताबों को, ऑब्जेक्टिव किताबों को रट कर बैठे रहते हैं, वो एग्जाम में फंस जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 2-3 वर्षों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है। मैं तो ये नहीं कह सकता कि शुक्ल जी को पढ़ाने की शुरुआत हमने की, लोगों ने की होगी, लेकिन जिस तन्मयता से अलग अलग दृष्टिकोणों से पढ़ाने का हमने प्रयास किया, उस पर लिखा भी, तब से आप देखेंगे कि तमाम शिक्षक आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में जोर देते हैं। और अब तो बाजार में हमारी किताब भी है, तो तमाम लोग उसका यूज भी करते हैं। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। तो श्रृंगार की प्रधानता इस काल की खास विशेषता रही। उसमें इसको बचाने का जो प्रयास किया वो रीतिबद्ध कवियों ने किया। नारी भावना। अगर हम स्त्री के दृष्टिकोण से देखें तो रीतिकाल को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कारण यह है कि वो दौर सामंती परिवेश से प्रभावित था। रीतिबद्ध कवियों ने केवल नायक नायिका का वर्णन किया, नक्शिक चित्रण में ही अधिक उनकी रुचि दिखाई दी। और मतिराम का एक यहाँ पर उदाहरण है कि कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगिन चारु गुराई। तो नायक नायिका का चित्रण ही
उस समय स्त्री को स्त्री के रूप में नहीं, जिस तरीके से आज हम देखते हैं, उस जमाने में बस सौंदर्य की दृष्टिकोण से, जिसको हम कमेंट्स कर सकते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा सड़कों पर पुलिया पर बैठे हुए लोग आते जाते हुए लोगों को कैसे कमेंट करते हैं। आज का दौर बहुत कुछ बदला सा हुआ है, लेकिन अभी कमेंट बाजों की संख्या कम नहीं। प्रकृति चित्रण, तमाम चीजों के बावजूद रीतिबद्ध कवियों ने प्रकृति को भी विषय बनाया। पद्माकर और सेनापति प्रकृति चित्रण की दृष्टि से रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, पद्माकर की ये पंक्ति है, और जो कि प्रकृति चित्रण से जुड़ी हुई है और एग्जाम में भी खूब पूछी जाती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रीतिबद्ध कवियों ने सामाजिक अनुभवों की जगह आचार्यत्व पर जोर दिया। रीति ग्रंथ, शब्द शक्ति का विवेचन, अलंकार छंद और सर्वांग निरूपण पर अधिक जोर दिया, जिससे इस काव्य धारा को संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा का पुनरुत्थान कहा जा सकता है। तो आपने निष्कर्ष दे दिया कि रीतिकाल की जो रीतिबद्ध काव्य धारा है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो बदले हुए रूप में ऐसा लगता है कि संस्कृत काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं। बार बार उसमें अलंकार की बात, छंद की बात, रस की बात और तमाम जो नायक नायिका के भेद हैं उसकी चर्चा की जाती है। अगला प्रश्न था, हिंदी साहित्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान पर विस्तार से लिखिए। प्रश्न का रूप आप देखिए, यहां पर बताया, एकदम छूट दे दी गई है कि आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, तो समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये तो प्रश्न पूछने के लिए, अगर कोई इस शब्द को गंभीरता से ले ले तो पता चले कि 3 घंटा इसी को लिखता रह जाएगा। तो हिंदी साहित्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान पर विस्तार से बात करना है, तो मेन चीजों को जिसके वजह से महावीर प्रसाद द्विवेदी जाने जाते हैं या फिर हम उनको हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, उन्हीं चीजों पर हमने चर्चा की है। खासतौर से आप सभी को मालूम है कि हिंदी भाषा और व्याकरण को व्यवस्थित करके तथा खड़ी बोली को गद्य पद्य की भाषा बनाकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का विकास किया। परिणाम स्वरूप उनके नाम पर उस युग को द्विवेदी युग कहा जाता है। वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष मानते थे। वो साहित्य को महफिल सजाने या काल्पनिक उड़ान के रूप में नहीं देखा करते थे, वो ज्ञान राशि का संचित कोष मानते थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका को इस व्यवस्थापन का माध्यम बनाया। सरस्वती पत्रिका, प्रिय विद्यार्थियों, जिस तरीके से अनुराग हिंदी एकेडमी हमारे लिए एक माध्यम है आप सभी से जुड़ने के लिए, शायद उस जमाने में महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास सरस्वती पत्रिका नहीं होती, उसके संपादक नहीं होते, तो हम उनको नहीं जानते, आज उनको हम इस प्रश्न के रूप में नहीं देखते। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को बनाने में सरस्वती पत्रिका का काफी रोल रहा है। यूं कहें, उल्टा भी कह सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका को बनाया, जो कि कई बार व्यक्ति और स्थान और उसके कर्म के जो संयोजन से कई चीजें ऐतिहासिकता को हासिल कर लेती हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका को माध्यम बनाया। उन्होंने व्याकरण में विभक्तियों को लेकर, विराम चिन्हों के प्रयोग को लेकर, समानार्थक अनेक रूपों के व्यवहार से स्पष्टता को दूर करने का प्रयास किया। और खासतौर से बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच में अनिश्चितता शब्द को लेकर जो डिबेट चला था, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल, जो कि अब उनके समकालीन हो चुके थे, उनके अनुसार सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। ये शब्द हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका में आई हुई रचनाओं का बैठकर मूल्यांकन करते थे और उसमें भाषागत, व्याकरणगत जो भी त्रुटियां होती थी, गलतियां होती थी, अशुद्धियां होती थी, उन पर लेखकों का ध्यान ले जाते थे।
कुछ लेखक थे जो कि अपनी गलतियों को स्वीकार करते थे, कुछ लेखक थे जो उनसे बहस कर लेते थे। और इससे यही पता चल रहा है कि हर दौर में कुछ सीखने वाले होते हैं और कुछ लड़ने वाले होते हैं कि आपको तो कुछ नहीं आता है, आप तो यूं ही आकर बस पीडीएफ पढ़ दे रहे हैं, आप एक अक्षर नहीं जानते हैं, आप हमारे फला गुरु के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो लड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो धूल से पहले उस सामने वाले व्यक्ति के अंदर की भावना को देखने का प्रयास करते हैं कि वो व्यक्ति किस गहराई तक आपको तैराने की कोशिश कर रहा है कि आप डूबे नहीं, तैर कर बाहर निकल जाए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी भी कुछ उसी तरीके के थे और रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जब तक भाषागत शुद्धियों की बात की जाती रहेगी, महावीर प्रसाद द्विवेदी हमेशा याद आते रहेंगे। यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रचार कार्य में वृद्धि होने के साथ साथ भाषा की एकरूपता की आवश्यकता पर जोर दिया, और जैसा कि हमने ऊपर ही बता दिया कि गद्य और पद्य दोनों की भाषा को एक कर दिया। ये बहुत बड़ा उस जमाने में काम रहा होगा अगर हम कल्पना करें तो। सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में आचार्य द्विवेदी सरस्वती के संपादक बने। उन्होंने नायिका भेद को छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने, सभी प्रकार के छंदों का व्यवहार करने, सभी काव्य रूपों को अपनाने तथा गद्य और पद्य भाषा के एकीकरण का परामर्श दिया। वे सरस्वती में जो लेख छापते थे उनके विषय विविध होते थे। द्विवेदी जी द्वारा संपादित सरस्वती 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण का विश्वकोश मानी जाती है। वे विविध विषयों के विद्वानों से हिंदी में लेख लिखवाकर छापते थे। द्विवेदी जी शास्त्र और सर्जना दोनों पर ध्यान देते थे। द्विवेदी युग के साहित्य में वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता एवं गद्यात्मकता की प्रवृत्तियां प्रमुख रही हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस युग में द्विवेदी जी खड़ी बोली को परिष्कार तथा स्थिरता प्रदान करने वालों में सबसे आगे हैं। ये कवि, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक तथा संपादक थे। इनके लिखे हुए मौलिक और अनुदित गद्य पद्य ग्रंथों की संख्या लगभग 80 के आसपास में है। मौलिक काव्य रचना की ओर इनकी विशेष प्रवृत्ति नहीं थी। इनकी अनुदित काव्य कृतियां अधिक सरस हैं। गद्य लेखन एवं संपादन के क्षेत्र में इन्हें विशेष सफलता मिली। तो कुल मिलाकर हिंदी साहित्य के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी का खास तौर से खड़ी बोली को गद्य पद्य की भाषा बनाना और भाषागत जो अशुद्धियां या फिर उसको व्याकरण सम्मत बनाने का प्रयास किया। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से तमाम विषयों की तरफ लेखकों का ध्यान ले जाने का प्रयास किया और नए लेखकों को पैदा भी किया। ये भी बड़ी बात रही है, जिसमें आपने देखा मैथिली शरण गुप्त उनके प्रिय शिष्यों में से एक थे और आगे चलकर तमाम और लोग प्रभावित होकर लिखना शुरू किए। अगला प्रश्न था कि छायावाद का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रहों का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो दो पार्ट में इस प्रश्न को देखना था। पहले छायावाद के बारे में बतलाना था बहुत ही संक्षेप में, और फिर जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रहों के बारे में बात करनी थी। तो आप बताएंगे कि द्विवेदी युग के बाद कालखंड को छायावाद के नाम से जाना जाता है। इसके तात्पर्य को लेकर आलोचकों में मतभेद है कि आखिरकार छायावाद का नाम क्यों पड़ा, उसकी कौन कौन सी प्रवृत्तियां रही हैं, समय सीमा को लेकर। ठीक है, खासतौर से इसके अर्थ को लेकर बहुत विवाद रहा। नामवर सिंह ने छायावाद की एक नई व्याख्या की, जिसको कि हमने यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया है। हम चाहते तो नगेंद्र के कथन को लिख सकते थे, रामकुमार वर्मा के कथन को लिख सकते थे, खुद जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा ने भी छायावाद की परिभाषा दी हुई है, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ नए तरीके से बात करने का प्रयास किया। कारण यह है कि इस आलोचक ने छायावाद नाम से एक पुस्तक ही लिखी है। तमाम लोगों ने आर्टिकल लिखे, लेकिन इन्होंने क्या लिखा, पुस्तक लिखी। तो जाहिर सी बात है कि जब हम इनके कथन का प्रयोग करेंगे तो एग्जामिनर के मस्तिष्क पर आप प्रभाव डालेंगे कि आपने न सिर्फ छायावाद को पढ़ा है बल्कि छायावाद पर लिखित किताब का भी अध्ययन किया है। नामवर सिंह ने लिखा, छायावाद उस सामाजिक सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर विदेशी पराधीनता से मुक्ति का स्वर लेकर आती है, तो दूसरी ओर काव्यगत रूढ़ियों से।
एक ही कहा जाता है ना कि एक ही तीर से दो निशाने यहाँ पर साधने का प्रयास किया है आचार्य नामवर सिंह ने। उन्होंने छायावाद को सामाजिक सांस्कृतिक जागरण से जोड़ा, विदेशी पराधीनता से मुक्ति के स्वर से जोड़ा, और साथ में जो काव्यगत रूढ़ियां थी, जो रीतिकाल के तरफ उनका संकेत है, उससे भी मुक्ति का प्रयास किया गया, जिसकी शुरुआत घनानंद कर चुके थे। छायावादी कवि खासतौर से निराला इत्यादि ने उस पर जोर दिया। आगे आप लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा की कविताओं से छायावादी काव्य प्रवृत्तियां निर्मित होती हैं। छायावाद द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया में जन्मा और नए भाव बोधों के आधार पर विकसित हुआ। वैयक्तिकता, सौंदर्य, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय चेतना के साथ ही लाक्षणिकता, चित्र भाषा और मुक्त छंद के साथ खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में मजबूती प्रदान की। तो ये तो पूरा आपने छायावाद के बारे में बतला दिया। अब जयशंकर प्रसाद का क्या रोल रहा है, खासतौर से उनके काव्य संग्रहों का ध्यान में रखना है। यहाँ पर काव्य संग्रहों की ही चर्चा करनी है। पता चले कि आप उनके कहानी, उपन्यास, नाटक की बात कर रहे हैं तो आप अपने उत्तर से भटक चुके हैं। तो यहाँ पर काव्य संग्रहों के बारे में आपको बतलाना है। जयशंकर प्रसाद की कविताओं को आप पढ़ेंगे तो ये मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। प्रारंभ में इन्होंने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी, लेकिन बाद में खड़ी बोली में कविता करने लगे। शुरुआती दौर में आपने देखा कि चाहे वो भारतीय युगीन कवि हों, वो भी बहुत कंफ्यूज थे कि कविता की भाषा क्या हो। छायावाद में जयशंकर प्रसाद ने भी शुरुआती दौर में ब्रज भाषा में कविता लिखी, लेकिन फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो योगदान था, आप ये नहीं देख रहे हैं कि ये प्रश्न एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक तरीके से आंदोलन चल रहा था खड़ी बोली कविता को लेकर, आने वाले जो भी कवि थे, छायावादी कवि, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ा। उन्होंने भी अपने को मोड़ा, खड़ी बोली कविता करना शुरू कर दिए। इनकी काव्य कृतियों में भाषा, छंद, भाव आदि की दृष्टि से अनेक रूपता दिखाई देती है। कवि होने के साथ साथ ये गंभीर चिंतक भी थे। जैसा कि हमने बतलाया कि छायावाद को लेकर इनका एक निबंध है, काव्य एवं अन्य निबंध, रहस्यवाद को लेकर। ठीक है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, उसको मैं टाइप कर दूंगा। ठीक है, कला और अन्य निबंध, ऐसे कुछ करके नाम है उसका। आप लोग एक बार देख भी सकते हैं और हमारे जो विद्यार्थी हैं कमेंट भी कर सकते हैं। तो गंभीर चिंतक भी थे, यानी कि इन्होंने निबंध भी लिखा, नाटक, उपन्यास, कहानी सब कुछ लिखा है। जयशंकर प्रसाद तो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे, इसीलिए इनको छायावाद के प्रतिनिधि कवि, या फिर हम कहें कि आधुनिक काल के भी एक प्रतिनिधि कवि के तौर पर इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। लिखने के लिए तो दुनिया भर का इन्होंने लिखा है, लेकिन मेन हमने काव्य कृतियों का उल्लेख किया। अब उसमें से 3 काव्य कृतियों का हमने थोड़ा सा विस्तार रूप से जिक्र किया। आंसू एक स्मृति काव्य, कवि ने अतीत जीवन की अनुभूतियों को स्मृति के माध्यम से दर्द भरी अभिव्यक्ति दी। लहर, लहर में प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप दिखलाई देता है। इन गीतों में कहीं तो प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है और कहीं प्रणय की तीव्र अनुभूति का, कहीं करुणा की अभिव्यक्ति है तो कहीं रहस्यवादी संकेत दिखलाई देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद की जो लहर नामक रचना है उसमें छायावाद की कई प्रवृत्तियां समाहित हैं। जैसे एक तो है गीतिक तत्व की प्रधानता, दूसरा है प्रकृति चित्रण, तीसरा है प्रेम वेदना और चौथा रहस्यवाद। तो आप देख रहे हैं इस कवि के माध्यम से ही छायावाद की 3-4 प्रवृत्तियां आपके दिमाग में आ गई। कामायनी, कामायनी प्रसाद की अंतिम रचना के रूप में मानी जाती है। इसका जो कथानक है वो प्राचीन आख्यान पर आधारित है, जिसके अनुसार मनु के अतिरिक्त संपूर्ण देव जाति प्रलय का शिकार, देव जो संपूर्ण देव सभ्यता है वो प्रलय का शिकार हो जाती है और मनु श्रद्धा या कामायनी के संयोग से मानव सभ्यता का प्रवर्तन होता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। कल्पना की मनोरमता, भावुकता और भाषा शैली में
प्रवणता को इनके सभी काव्य संग्रहों में देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर आपने छायावाद को बतलाते हुए जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रहों का महत्व बतला दिया। उसमें से 3 काव्य संग्रहों पर विशेष आपने ध्यान दिलाया या फिर विशेष रूप से लिखा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद क्या है, इसके विकास में अज्ञेय के प्रदेय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसको भी आप 2 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं कि प्रयोगवाद के बारे में बतलाना है और फिर इसके विकास में अज्ञेय की क्या भूमिका रही। प्रदेय यहां पर देखिए एक तरीके से व्यवहारिक रूप में कम प्रयुक्त होता है, लेकिन पूछा गया है और परीक्षाओं में इसी तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि विद्यार्थी थोड़ा सा वक्त लेके समझें कि इसमें क्या बताना है हमें। तो आप लिखेंगे कि प्रयोगवादी कवियों ने अपनी पूर्ववर्ती काव्य धाराओं की जड़ता से अपने को मुक्त कराने का प्रयास किया। इस जड़ता से मुक्ति के लिए प्रयोग को केवल साधन बनाया, नए काव्य विषय और अनुभूतियों के साथ नए बिंब और प्रतीकों को भी सृजित किया, जो नई कविता की पृष्ठभूमि बनी। विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं, प्रयोगवाद और नई कविता प्रगतिशील काव्य धारा के समानांतर प्रवाहित होने वाली काव्य प्रवृत्तियां हैं। तो यहां पर प्रयोगवाद बताया कि पूर्ववर्ती काव्य धाराओं की जड़ता से अपने को मुक्त करने का प्रयास है। पूर्ववर्ती काव्य धाराएं कौन कौन सी थी? तो सबसे नजदीक थी प्रगतिवाद और उसके थोड़ा सा पहले छायावाद। इन दोनों से भिन्न तरीके का विषय बनाया प्रयोगवादी कवियों ने और उसमें उन्होंने प्रयोग करने का प्रयास किया, चाहे वो कथ्य की में बात हो चाहे शिल्प की बात हो, और उसको उन्होंने साधन के रूप में देखा, साध्य के रूप में नहीं। कई बार अज्ञेय ने इसका जिक्र भी किया है। अब अज्ञेय की क्या भूमिका रही? जिस प्रयोगवाद को हम सभी पढ़ते हैं, अब वो एक तरीके से देखा जाए तो उसके नेतृत्वकर्ता अकेले अज्ञेय ही थे। उन्होंने संपादन किया, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से बहुत कुछ किया, उसी प्रकार आप देखेंगे कि अज्ञेय ने तार सप्तक के माध्यम से बहुत कुछ नया करने का प्रयास किया। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से प्रयोगवादी काव्य का आरंभ होता है और दूसरे सप्तक तक यह काव्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचता है, जहां तार सप्तक कवियों में अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल थे। वहीं दूसरे सप्तक में शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय आदि कवि शामिल थे। अज्ञेय ने दूसरा सप्तक की भूमिका में इस चीज को क्लियर किया कि आखिरकार प्रयोगवाद का मुख्य मंतव्य क्या रहा है, उसका उद्देश्य क्या रहा है। उन्होंने बताया कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं हैं, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि कविता हमें जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो केवल साधन के रूप में, वो साध्य के रूप में नहीं है। व्यक्ति और समाज में द्वंद्व को लेकर प्रयोगवादी कविताएं लिखी गई, उसमें अज्ञेय ने सबसे ज्यादा जोर दिया। प्रयोगवादी कविताएं व्यक्ति स्वातंत्र्य पर जोर देती हैं, परिणाम स्वरूप व्यक्ति और समाज में द्वंद्व का भाव बना रहता है। और उन्होंने नदी के द्वीप नाम से कविता लिखा, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर तुरतस्विनी बह जाए। यहां पर व्यक्ति और समाज में जो द्वंद्व चलता है, कहा जाता है कि व्यक्तियों से ही समाज का निर्माण होता है, लेकिन उस समाज में भी व्यक्ति की अपनी खास स्वतंत्रता है, उसकी पहचान है, अस्मिता है, भले वो समाज से निर्मित होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बालू के ढेर को देखा होगा, छोटे छोटे उसमें कण होते हैं। देखने में तो वो लगता है कि ये बालू का ढेर है, लेकिन ये कण अपने आप में क्या है? फ्री है, स्वतंत्र है।
जब वो समूह बनता है तो ढेर कहलाता है, जब अलग अलग हो जाता है तो कण कहलाता है। तो यहाँ कहा कि हम नदी के द्वीप हैं, हम ये नहीं कहते कि हमको छोड़कर तो तस्विनी यानी नदी बह जाए। नवीन राहों का अन्वेषण, प्रयोगवादी कवि जितने भी थे उन्होंने एक तरीके से काव्य वस्तु और काव्य विषय पर जोर दिया और नएपन के हिसाब से जोर दिया। तो उसी को कहा गया कि वो नवीन राहों के अन्वेषी हैं। प्रयोगवादी कविताओं में कवियों ने नई काव्य वस्तु और नए काव्य विषय पर जोर दिया। अभी इसको लेकर भी काफी डिबेट है कि ये काव्य वस्तु क्या है, काव्य विषय क्या है। जैसे आप देखेंगे कि राम को लेकर पौंचरियो भी लिखा गया, रामचरितमानस भी लिखा गया, राम की शक्ति पूजा भी लिखा गया, संशय की एक रात भी लिखा गया और तमाम अन्य कविताएं लिखी गई। तो यही है, वस्तु पुरानी हो सकती है लेकिन उसका विषय नए तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे हम सभी पीएचडी के टॉपिक्स को बनाते हैं तो कई बार हम देखते हैं उसमें कि उसी विषय पर, उसी वस्तु पर कई काम हो चुके रहते हैं लेकिन हम नए तरीके से इस पर काम करते हैं। तो कवियों का यही मानना था कि नई काव्य वस्तु और नए काव्य विषय पर जोर उन्होंने दिया और आगे लिखते हैं, यो मैं कवि हूं, आधुनिक हूं, नया हूं, काव्य तत्व की खोज में कहां नहीं गया हूं। ठीक है। जिस तरीके से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आह्वान किया था कि कविता का जो विषय है वो विस्तृत होना चाहिए, हाथी से लेकर चींटी पर भी लिखा जाना चाहिए, पहाड़ से लेकर झरना पर भी लिखा जाना चाहिए, इस तरीके से। तो यही काम आप देखेंगे कि प्रयोगवादी कवियों ने भी किया है। किसी ने सांप पर लिखा, किसी ने नदी पर लिखा, किसी ने द्वीप पर लिखा, किसी ने सागर पर लिखा, किसी ने मछली पर लिखा, अलग अलग दृष्टिकोण रहा। किसी ने हरी घास पर लिखा, कलगी बाजरे पर लिखा। तमाम ऐसे विषय हैं जिनको आप जोड़ सकते हैं। भावुकता तथा बौद्धिकता का संश्लेषण, इन्होंने विश्लेषण किया। प्रयोगवादी कवि छायावादी कवियों की तरह एकदम से भावुकता और कल्पना में डूबने वाला नहीं है, वह बौद्धिकता का भी सहारा लेता है। आओ बैठें इसी ढाल की हरी घास पर, और उसमें है कि अब बहुत देर हो चुकी है, चलने का वक्त हो गया है, नहीं तो कोई देखेगा तो कहेगा कि इस धुंधुलके में तो प्रेमी बैठे हुए। कुछ इस तरीके से कविता आगे बढ़ती है। वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध, जहां आप देखेंगे कि जो प्रगतिवादी कविता है उस पर ये आरोप लगाया जाता है या फिर जोड़ा जाता है कि मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है, लेकिन इस प्रयोगवाद में पूरा निषेध किया गया है। साहित्य को साहित्य रहने पर विशेष जोर दिया गया है। साहित्य को कहा गया कि वो राजनीति का विषय न बने, वो जिस चीज के लिए जाना जाता है कला, कला के लिए उद्देश्य से इसमें आगे बढ़ा गया। जिस तरह से प्रगतिवादी कवि मार्क्सवादी विचारधारा से प्रतिबद्ध होकर राजनीतिक हो गए थे, प्रयोगवादी कवियों ने इसका खंडन किया। आगे तार सप्तक की भूमिका में लिखते हैं, तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं, सातों एक दूसरे के परिचित हैं, बिना इसके इस ढंग का सहयोग कैसे हो सकता, किंतु इससे यह परिणाम न निकाला जाए कि ये कविता के किसी एक स्कूल के कवि हैं या कि साहित्य जगत के किसी गुट अथवा दल के समर्थक हैं, बल्कि उनके तो एकत्र होने का कारण यही है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं है, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं, अभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी। तो ये बात कही गई कि इस प्रयोगवादी कविता में वैचारिकता का पूरा निषेध किया गया। आप किसी भी विचारधारा से इसको जोड़ नहीं सकते। सभी अलग अलग तरीके के कवि हैं, बस उनकी मंजिल एक है, कारण है कि वे राहों के अन्वेषी हैं। भाषा को लेकर बात करें तो प्रयोगवादी कवियों ने भाषा को काफी महत्व दिया। आगे कहते हैं, भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, जानने का माध्यम भी है। जितनी हमारी भाषा होती है हम उतना ही सोच सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भोजपुरी और जितनी भी बोलियां हैं, हम सभी तो न चाहते हुए भी हिंदी साहित्य पढ़ते हुए 5-6 बोलियों के ज्ञाता तो हो ही चुके हैं। तो जितनी बोलियां हैं उतने तरीके की सोच है, उतने तरीके, जितनी भाषा रहेगी उतना ही तरीके की सोच विकसित होगी। तो भाषा पर काफी जोर इन्होंने दिया।
बिंब एवं प्रतीक की नवीनता पर जोर दिया। प्रयोगवादी कवियों ने प्रतीकों की नवीनता पर जोर दिया, साथ ही बिंब को नए रूप में प्रस्तुत किया। और अज्ञेय, आप देख रहे हैं जिस तरीके से कबीर को हमने उधर केंद्र में रखा था 3D एक्शन में, यहां पर भी अज्ञेय है, बड़े रूप में है, लेकिन आपको देखने की जरूरत है। और उनका एक कथन है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, भाषण अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। ये पंक्ति आपने कई बार पढ़ी होगी। व्यक्ति व समाज के जटिल संबंधों को भी बूंद व समुद्र, दीप व नदी, दीप व दीपमाला आदि प्रतीक युग्मों से व्यंजित किया गया है। छंद का प्रयोग, प्रयोगवादी कवियों ने छंदों के स्तर पर भी नए नए प्रयोग किए हैं। मूल रूप से यहाँ छंद के नियम का निषेध ही दिखता है, किंतु लय का विशेष ध्यान रखा गया है। खासतौर से आप असाध्य बीड़ा पढ़ेंगे, अज्ञेय ने उसको अपने शब्दों में पढ़ा दिया। ठीक है। काव्य रूप, इनकी कविताएं छोटे आकार की प्रगीतात्मक कविताएं। अगर हम अज्ञेय की बात करें तो उनको छोटी कविताओं का मास्टर भी कहा जाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रगतिवाद ने जिस काव्यात्मकता और शिल्प पक्ष को कम महत्व दिया, उसकी प्रतिक्रिया में अज्ञेय ने प्रयोगवाद का प्रवर्तन किया और काव्य में प्रयोग को साधन मानते हुए कई नए कवियों को रेखांकित किया और पहचान दिया। काव्य की भाषा, संप्रेषण, बिंब, प्रतीक आदि में नवीनता पर जोर दिया गया। तो ये तो हो गया आपका प्रयोगवाद को बतलाते हुए अज्ञेय की क्या भूमिका रही, कैसे अज्ञेय सेंटर में रहे, पूरा आपने बता दिया यहां पर उनकी कविताओं का उल्लेख करते हुए। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास का सम्यक विवेचन कीजिए। तो हमने हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास को लेकर आप सभी से चर्चा जरूर की थी। उसमें एक खंड आता है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, लेकिन यहां पर थोड़ा सा विस्तार से हमें चर्चा करनी। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकारों ने पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया। आप प्रेमचंद के पूर्व हिंदी उपन्यासों को देखेंगे तो उनका विषय बहुत अलग ढंग का है। उनका विषय आप देखेंगे कि कल्पना से युक्त है, जासूसी उसमें रखा गया है, चमत्कारपूर्ण शैली में उसका प्रयोग किया गया है, कुछ कुछ चीजें रहस्यात्मक टाइप की भी हैं। मतलब जनता से कोई लेना देना नहीं। लेकिन प्रेमचंद युगीन जितने भी उपन्यासकार आए, खुद उसमें प्रेमचंद उन्होंने जनता की समस्याओं को उठाया और साथ में अपने देश समाज की समस्याओं को भी जोड़ा, जिसमें किसानों की समस्या, स्त्रियों की समस्या, दलितों की समस्या, स्वाधीनता सेनानियों की समस्या, सबको जोड़ने का प्रयास किया। यानी कि सामान्य समस्याओं से जोड़ा और उसका यथार्थ चित्रण किया। प्रेमचंद के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन, किसान समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि अनेक विषयों पर आधारित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। और ये कोटेशन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान में रखना है। और इसमें आगे है कि अगर आप उत्तर भारत को जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद की उंगली पकड़कर आगे बढ़ते जाइए, पूरे उत्तर भारत को आप समझ जाएंगे। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र इत्यादि। इसमें से मुख्य मुख्य का ये आपको जिक्र करना है। तो प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को महफिल सजाने की जगह जीवन के साथ जोड़ा। उन्होंने साहित्य का उद्देश्य नाम से जो पुस्तक लिखी, उसमें लिखा था कि साहित्य महफिल सजाने की जगह नहीं है, बल्कि वो जो भी समस्याएं हैं उसको सामने लाने का एक माध्यम बन सकती है। सेवा सदन में उन्होंने विवाह से जुड़ी समस्याओं, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान आदि को उठाया। जो नारी की पराधीनता थी, जिसका जिक्र तुलसीदास भी कई जगहों पर करते हैं कि अगर नारी पराधीन है तो सपने में भी सुख नहीं है। तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पर नारी की पराधीनता को लेकर सेवा सदन में सवाल उठाए गए। निर्मला में उन्होंने दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया। किसान जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण गोदान में किया गया और उनकी कालजयी रचना के रूप में गोदान उभरा। रंगभूमि में अंग्रेजी शासन के अत्याचारों का चित्रण किया गया। कर्मभूमि में स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक है। गबन में स्त्रियों के आभूषण, प्रेम
और उसके दुष्परिणामों का चित्रण किया गया है। कायाकल्प में पुनर्जन्म से संबंधित विचार किए गए हैं। प्रेमचंद के उपन्यास देखा जाए तो आदर्श, यथार्थ और आदर्शमुखी यथार्थवाद की यात्रा करते हैं, जिसके कारण वे पाठकों में अति लोकप्रिय हुए हैं। प्रेमचंद के अलावा उस जमाने में जो लोग लिख रहे थे उनमें जयशंकर प्रसाद, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, चतुर्सेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडेयचंद शर्मा उग्र, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जीपी श्रीवास्तव आदि प्रमुख हैं। लिखते समय आप 2-3 उपन्यासकारों का नाम भी ले सकते हैं। चूंकि हम एग्जाम के बाद आप सभी के सामने ऐसे प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, तो हम ही अगर कटौती करना शुरू कर देंगे तो फिर आपके दिमाग में आप बहुत चीजें पहले से ही कम हो जाएंगी और एग्जाम में भी आप बहुत कम लिख पाएंगे, अधूरा उत्तर रहेगा। प्रसाद ने कंकाल तथा तितली 2 उपन्यासों की रचना की। इरावती नामक एक अधूरा उपन्यास भी उन्होंने लिखा। कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया, जबकि तितली के द्वारा उन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की। साथ ही इसमें ग्रामीण समस्याओं का भी चित्रण किया गया है। तो ये वही जयशंकर प्रसाद हैं जिनको कि हमने कवि के रूप में भी ऊपर अभी पढ़ा, यहाँ पर उपन्यासकार के रूप में हम देख रहे हैं। इनके अलावा विश्वंभर शर्मा कौशिक ने विखारणी उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथानक के रूप में आधार बनाया। मां नामक उपन्यास लिखा, उसमें मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण करते हुए वेश्यालयों की हालत का चित्रण किया। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने इतिहास पुराण से कथानकों का चयन करने के साथ साथ काल्पनिक पात्रों के द्वारा सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन करने वाले उपन्यास लिखे, जिसमें वैशाली की नगर बधू उपन्यास काफी फेमस रहा है। वृंदावन लाल वर्मा ने गढ़ कुंठार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे काटे, माधवी जी सिंधिया आदि उपन्यास लिखा। ऐतिहासिक रूपों में संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र जैसे सामाजिक उपन्यास भी लिखे। और इसी युग में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती और कुल्ली भाट नामक उपन्यास लिखे, जिसमें कि नारी समस्याओं का निरूपण मुख्य रूप से हुआ। कुल मिलाकर अगर कहें तो प्रेमचंद युगीन जितने भी उपन्यासकार थे, एक ओर तो सामाजिक समस्याओं को अपने उपन्यासों का विषय बनाया, तो दूसरी ओर ऐतिहासिक कथानकों पर नवीन दृष्टि से विचार करते हुए उपन्यासों की रचना की। प्रेमचंद युगीन सभी उपन्यासकारों ने सामान्य जनता की समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है। तो एक तरीके से आपने बता दिया कि प्रेमचंद के अलावा उस जमाने में और जो भी उपन्यासकार थे वो किस तरीके के उपन्यास लिख रहे थे, पूरा आपने बता दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की सीमाएं उल्लेख करते हुए इसके सुधार के प्रयासों का पर विचार कीजिए। तो आपको सीमा बतलानी है और फिर प्रयास। देवनागरी लिपि की सीमा क्या है, यानी कि वो कैसे लिखी जाती है, और हाथ से लिखने में तो जो भी त्रुटि होती है उसको मुद्रित करते समय क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन और मुद्रण की दृष्टि से जो दोष हैं उनकी ओर कई विद्वानों का ध्यान गया और समय समय पर उनका निराकरण करने के लिए सुझाव भी आते रहे। पहले इस ओर महान राष्ट्रीय नेता और लेखक संपादक बाल गंगाधर तिलक का ध्यान गया। देवनागरी लिपि में सुधार की जो आवश्यकता महसूस हुई, सबसे पहले तिलक जी का ध्यान गया उधर, और फिर इसके बाद प्रयास शुरू हो गए। तो एक एक करके हम बतलाएंगे। लोकमान्य तिलक ने 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी में इस सुधार की चर्चा की और 1926 ईस्वी तक उन्होंने टाइपों में छटाई करते करते 190 टाइपों का एक फॉन्ट निर्मित किया, जो बल्कि यहाँ पर 1906 रहना चाहिए, एक फॉन्ट निर्मित कराया जो तिलक टाइप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुल मिलाकर लोकमान्य तिलक ने केसरी पत्र का संपादन किया और उस वक्त उनको देवनागरी लिपि में कुछ सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। तो उनको लगा कि क्या किया जाए, एक फॉन्ट तैयार करते हैं। जैसे आजकल हम सभी मोबाइल में बोल देते हैं तो भी टाइप हो जाता है, लेकिन ये वो दौर है जब इतना तकनीक नहीं थी। तो उन्होंने एक फॉन्ट निर्मित किया जिसको कि तिलक टाइप नाम से जाना जाता है, या तिलक फॉन्ट भी कहा जाता है। इसके बाद वीर सावरकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, काका कालेलकर इत्यादि ने भी देवनागरी लिपि को सरल और सुगम बनाने का प्रयास किया। इसके बारे में हरिजन में काका कालेलकर का एक लेख छपा जिसमें सुझाव दिया गया था
कि अ पर मात्राएं लगाकर सभी स्वरों की जानकारी कराई जा सकती है, उन्होंने सुझाव दिया। फिर इसके बाद विनोबा भावे आए, उन्होंने लोक नागरी के माध्यम से वर्णों के ऊपर से शिरो रेखाएं हटाने का सुझाव दिया। जैसे आज हम लोग ऐसे शिरो रेखा देते हैं, उन्होंने कहा कि अगर शिरो रेखा आप नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने गुजराती भाषा को देखा होगा, उसमें शिरो रेखा का अभाव होता है। श्याम सुंदर दास ने भी देवनागरी लिपि को लेकर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि पंचम वर्ण को मिलाने के स्थान पर सभी जगह अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। जैसे हम सभी कई किताबों में पहले पढ़ते थे, गंगा ऐसे लिखा रहता था, फिर ऐसे लिखा जाने लगा, ठीक है। जैसे हम पंच ऐसे देखते हैं, कई जगहों पर पंच ऐसे लिखा रहता है। तो उन्होंने कहा कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, सरलता के दृष्टिकोण से। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने भी विचार किया। उन्होंने कहा कि जितनी भी मात्राएं लगाई जाएं, वे सभी व्यंजनों के पश्चात दाहिनी ओर लगाई जानी चाहिए। यानी कि इस तरीके से व्यंजन है तो ऐसे लगाना चाहिए, उनका यह सुझाव था। श्रीनिवास दास भी आए, उन्होंने कहा कि देवनागरी लिपि में सभी महाप्राण ध्वनियां निकाल देनी चाहिए और उनके स्थान पर अल्प प्राण ध्वनि का प्रयोग करना चाहिए और उन्हीं को महाप्राण बना लेना चाहिए। इससे लिपि के अक्षर एवं वर्ण क्रम हो जाएंगे, लिपि के अक्षर और वर्ण कम हो जाएंगे और अधिक यह लिपि उपयोगी हो जाएगी। तो ये बात श्रीनिवास जी ने कहा। सुनीति कुमार चटर्जी तो पूरा खारिज कर दिए, देवनागरी लिपि को वो एकदम से बोलते थे अवैज्ञानिक है, बल्कि उन्होंने कहा कि रोमन लिपि को अपना लेना चाहिए। और शायद सुनीति कुमार चटर्जी की बात अब सही भी हो गई है। बहुत हम सभी देखते हैं, कमेंट इत्यादि करते हैं या फिर मैसेज करते हैं तो रोमन लिपि का ही प्रयोग करते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन संस्थाओं ने भी इसमें काफी अहम भूमिका निभाई। उसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने भी प्रयास किया और इस लिपि के सुधार पर विचार किया और अपने सुझाव दिए। सुझाव बहुत सारे दिए हुए हैं, सबका जिक्र करेंगे तो फिर समय की कमी हो जाएगी, आपका उत्तर भी पूरा नहीं हो पाएगा। 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक लिपि सुधार समिति का गठन किया और ये भी अपने पूर्ववर्ती सभी सुझावों का अध्ययन करके अपने सुझाव प्रस्तुत किए। 1953 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक परिषद की बैठक लखनऊ में आयोजित की गई और उसमें तमाम लोगों को शामिल भी किया गया। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, भाषाविद को जोड़ा गया और लिपि सुधार संबंधी अनेक सुझाव दिए गए। कुल मिलाकर बहुत सारे सुझाव दिए गए, लेकिन देखा जाए कि समय समय पर सुझाव और प्रस्ताव पर विचार किया गया, सरकारों ने इसे भी सुधारने का प्रयास किया, लेकिन अधिकांशतः इसके प्राचीन रूप का ही प्रयोग होता रहता है। और मजेदार बात यह है कि आप हिंदी वाले के पास जाएंगे तो वो कुछ सुधार करेगा, अगर संस्कृत के ज्ञाता के पास जाएंगे तो वो आप अगर पंच लिखे हुए हैं तो काट पीट कर वो इस तरीके से लिख देगा, क्योंकि उनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी गई है, पढ़ाया गया है कि ये चीज सही है। तो कुल मिलाकर भाषा या जो लिपि है वो अपेक्षाकृत सरल होनी चाहिए, उसको लेकर विचार विमर्श किया गया, लेकिन बीच का रास्ता निकालते हुए आज हम चीजों को लिखते हैं। अगला प्रश्न था उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों के लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो ये तो व्याकरण का प्रश्न हो गया। आपको सामान्य रूप से बतलाना है कि उपमा अलंकार क्या है। जहां उपमेय और उपमान में गुण रूप की समता का प्रतिपादन किया जाए वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमान, उपमेय, वाचक, धर्म, गुण या विशेषता। उपमान क्या है? जिससे उपमा दी जाए अथवा उपमेय की जिस पदार्थ से उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, यानी कि जिसकी किसी वस्तु से तुलना या समता की जाए, उपमेय कहलाता है। वाचक जो इस समानता को स्थापित करता है, जैसे तुल्य, समान, सदृश, सम, सरिस ना, इव आदि वाचक शब्द आते हैं। धर्म, गुण या विशेषता क्या है? जिसके आधार पर उपमान एवं उपमेय में तुलना की जाती है उसे धर्म कहते हैं। उदाहरण दे दिया गया पीपर पात सरिस मंडोला, और उदाहरण आप कोई भी दे सकते हैं उपमा का जो आपको याद हो। तो यहां पर उपमा को आपने बतला दिया, फिर इसके बाद उत्प्रेक्षा को बतलाना है। ये उत्प्रेक्षा क्या है? जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। इसमें कुछ शब्द हैं जिनके आधार पर आप पकड़ सकते हैं। मनु, मानो, जनु, जानो, मानव, जानो। बचपन के दिनों में खूब याद कराया जाता था,
आदि का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में मिलता है। और उदाहरण दिया गया, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम, सलोने गात, मनोनील मणि, शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहां पर मनो शब्द आया हुआ है, जिससे कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बस आपको परिभाषा बतलाते हुए, लक्षण बतलाते हुए उदाहरण देने थे, आपने दे दिया होगा। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, वो समय अभाव में इन सबको डिफाइन नहीं किए होंगे और केवल बता दिए होंगे उपमा, उपमान है, उपमेय है, वाचक है, धर्म है, और फिर उदाहरण दे दिए होंगे। उनका भी उत्तर सही है, ऐसा नहीं कि उनका गलत हो गया। ठीक है, ये तो समय प्रबंधन और अपने लिखने की स्पीड पर भी निर्भर करता है। अगला प्रश्न था कि हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण करते हुए उनके भौगोलिक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो आपको बतलाना पड़ेगा कि जो हिंदी की बोलियां हैं आखिरकार कैसे निर्मित हुई हैं। हिंदी भाषा कई बोलियों से मिश्रित भाषा है। इसका क्षेत्र विस्तार हिमाचल प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान से लेकर बिहार तक है, जिसे हिंदी पट्टी कहा जाता है। हिंदी का स्वरूप 5 उपभाषाओं और 17 बोलियों से निर्मित होता है, जो इस प्रकार है। एक तरफ उपभाषाएं, दूसरी तरफ बोलियों का जिक्र किया गया। राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी हैं, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। अब आप देख रहे हैं कि इन हिंदी से या इन बोलियों से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप एमसीक्यू पैटर्न पर भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से सवाल, 1-2 सवाल तो हर एग्जाम में रहते हैं। तो ये आप बता देंगे। इसके बाद भाषाविद जॉर्ज ग्रियर्सन ने केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी के अंतर्गत माना। ग्रियर्सन ने कहा कि सही मायने में पूरी हिंदी को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? तो हमने खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी और भोजपुरी को यहाँ पर लिया हुआ है। और लेने का कारण यहाँ पर है कि इन्हीं चारों भाषाओं या इन्हीं चारों बोलियों का प्रयोग ज्यादातर हिंदी साहित्य में आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन आप स्वतंत्र हैं, आप अपने एरिया के आधार पर भी इसमें जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। खड़ी बोली, इसका क्षेत्र दिल्ली के आसपास देहरादून, सहारनपुर, मेरठ, रामपुर और मुरादाबाद आदि है। इसको कौरवी भी कहा जाता है। आज की हिंदी इसी बोली की मूल आधार है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रों का हमें जिक्र करना है। ब्रज भाषा, यह पूरे ब्रज क्षेत्र की बोली। इसके अंतर्गत मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, बदायूं और बरेली जिले आते हैं। एक समय यह भाषा पूरे हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा बन चुकी थी। ब्रज भाषा का साहित्य समृद्ध है। भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य और रीतिकालीन काव्य ब्रज भाषा में ही लिखे गए। इसे अंतर्वेदी भी कहा जाता है। ब्रज भाषा को अवधी, यह पूरे अवध क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अंतर्गत लखनऊ, लखीमपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, अयोध्या, रायबरेली, प्रयागराज जिले आते हैं। ब्रज की तरह ही अवधी का भी साहित्य समृद्ध रहा है। हिंदी साहित्य का सूफी काव्य और राम भक्ति काव्य अवधी में, पद्मावत और रामचरितमानस अवधी के बड़े महाकाव्य हैं। इसे कोशली और बैशवाड़ी भी कहा जाता है। भोजपुरी, प्राचीन काल के भोजपुर राज्य क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को भोजपुरी कहा जाता है। इसका क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तक फैला हुआ है। वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, सिवान, छपरा, आरा, बक्सर आदि जिलों में इसको बोला जाता है। कबीर के कुछ पदों में भोजपुरी के शब्द मिलते हैं। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी देश की सीमाओं को तोड़कर अपना सीमा विस्तार करती है। आज नेपाल, मॉरिशस, फिजी आदि देशों में इसको बोलने वाले पाए जाते हैं। तो ये तो भोजपुरी का आपने बता दिया। ठीक, आपने यहाँ पर हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण कर दिया कि कौन बोली किस उपभाषा के अंतर्गत है, और फिर पूरा जो प्रमुख 3-4 बोलियां थी उनका आपने विश्लेषण कर दिया। हमारा भी प्रयास आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।